हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शशांक शेखर और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जेई एग्ज़ाम के लिए। और आज इस क्रैश कोर्स का 12वां दिन है। तो कल हमने थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म किया था और आज हम सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म हो गया। तो ये है सिलेबस सॉल्यूशन के लिए जो एनटीए ने इशू किया है जेई मेन एग्ज़ाम को दिमाग के लिए। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। मेनली इसमें जो चीज़ें हैं वो है सॉल्यूशन है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, इसलिए हम मेनली सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। और सॉल्यूशन में भी गैस पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, और गैस वाटर पे। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का जो इंट्रैक्शन है वो उसके बारे में कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर को चालू करते हैं अब। तो अगर आप इसके वेटेज को देखें तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल इस चैप्टर से। और ये क्वेश्चंस आसान रहते हैं क्योंकि ये चैप्टर उतनी टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इस चैप्टर को आराम से कर दोगे। तो ये टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे मेनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड की बात की गई है। गैस भी लेंगे हम एक बार को। गैस का तो कोई सेंस नहीं बनता, सिर्फ गैस इन लिक्विड ही लेंगे मैक्स टू मैक्स। और हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये और टॉपिक्स है कुछ। फिर आएंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर आएंगे हम एब्नॉर्मल मास पे, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन या फिर सवाल देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। पहला, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो हम किसी भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ सॉल्युबल होगी या कितनी कम सॉल्युबल होगी। पहला होता है टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ये बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है, आपको भी पता है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए या फिर कोई प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि अगर डेल एच ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपका ली चैटरले प्रिंसिपल का, जो कि इक्विलिब्रियम से। और उसका अपोजिट, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अगला है प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। इसमें प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने में प्रेशर का कोई खास सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। तो पहला है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि ये PI/KH/xi, जहाँ PI क्या है, वो पार्शियल प्रेशर है किसी भी ith कंपोनेंट का। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने गैस को डिजॉल्व किया है, कुछ गैस को डिजॉल्व किया है एक लिक्विड में, और हमें ith का देखना है। तो हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करें, अलग अलग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और उसके पार्शियल प्रेशर को जोड़ करके टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है PI/KH/xi, जहाँ पे KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है वो, और ये स्पेसिफिक होता है, किसी भी स्पीसीज से रिलेटेड स्पेसिफिक होता है। मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। अलग अलग गैसेस के लिए ये KH का हेनरी कांस्टेंट जो है वो डिफर करेगा। PI है पार्शियल प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो वो कंपोनेंट या फिर जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं, जिसका प्रेशर निकाल रहे हैं वो अप्लाई कर रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर, उसके प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अगला है मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का xi, और ये जो KH की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट गैस के लिए। ऐसा मैंने कहा था, ये स्पेसिफिक होती है डिफरेंट गैसेस के लिए, और जितना ज़्यादा KH का वैल्यू होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिए। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस। क्यों? आप यहाँ फॉर्मूला से भी देख सकते हो, क्योंकि xi जो है वो होगा KH/PI के बराबर, और xi क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होती है। और क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका PI/KH। तो क्योंकि ये KH ज्यादा होगा तो ये xi घटेगा, ये xi घटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा, और जितना ज़्यादा मोल्स डिजॉल्व होंगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसके कारण। क्योंकि जो प्रेशर है वो सिंपल सा आप कह सकते हो कि वो मोल्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि PV=nRT होता है। ये आप आइडियल गैस लॉ से भी जानते हो। आगे
अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास एक ग्राफ है मोल फ्रैक्शन और वर्सेस पार्शियल प्रेशर का। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके कारण जो पार्शियल प्रेशर था, मतलब उसके कारण जो प्रेशर, उसका जो प्रेशर में कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल प्रेशर में जो कंट्रीब्यूशन था HCl का, वो भी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम उसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां क्या कह रहा है कि हम मान लो कोई दो लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं और उसमें से कोई एक लिक्विड वॉलेटाइल है, ठीक है, फिर लिक्विड वॉलेटाइल है, सिंपल सी बात है। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, मान ले 3-4 उसमें कंपोनेंट है, उसमें से 2-3 कंपोनेंट जो है वॉलेटाइल मतलब जो इजीली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो वॉलेटाइल कहते हैं उसे। तो अगर ऐसा है तो फिर वो जो प्रेशर है उस वॉलेटाइल कंपोनेंट के कारण, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा ही। तो ये जो गैस में कन्वर्जन के कारण जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए। क्या, और ये P01 जो है उस पर वो ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये P01 क्या है? ये P टोटल है। P01 क्या है? ये तो हमारा PI जो वो प्रेशर जो वो एग्जर्ट कर रहा है सॉल्यूशन में, और ये P01 है हमारा एक्चुअल प्रेशर जो P1 इंडिपेंडेंटली अप्लाई करता, मतलब वो प्योर गैस का प्रेशर है। क्या है P01? प्योर गैस का प्रेशर। इसे हम P0I भी लिख सकते हैं, मतलब उस गैस का प्रेशर जब वो अपने प्योर फॉर्म में हो। Py इज इक्वल टू P0xi। आगे सॉरी, यहाँ P0 टोटल होगा, सॉरी ये P0 टोटल होगा, वही मैं सोचूं, यहाँ P टोटल होगा। ये है टोटल प्रेशर के बराबर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रोल्स लॉ एक हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। कैसे? हम जो पिछला जो सॉल्यूशन ले रहे थे उसमें हमने जनरल कहा था कि गैस गैस में डिसॉल्व सकता है, लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व सकता है, लिक्विड गैस में हो सकता है, वो जनरल था Pi इक्वल टू KHxi। पर ये जो है ये स्पेसिफिक है किसी भी वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, जो P टोटल है ये KH के बराबर हो जाता है सिर्फ इसके केस पे, रॉल्स लॉ के सॉल्यूशन के केस में, और ये स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। आगे, हाँ, ये रॉल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए है, तभी तो वॉलेटाइल एक को लेंगे। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। जब हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे तब तो उस केस में क्या होगा, जो KH होगा हेनरीज कांस्टेंट का, वो P टोटल से रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स इट, ये स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ का। आगे, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो P टोटल होता है, टोटल प्रेशर होता है, वो उसके कंपोनेंट के द्वारा अप्लाइड प्रेशर के सम के बराबर होता है। मान लो दो कंपोनेंट है P1 1 और 2, तो वो प्रेशर अप्लाई करे वो P1 P2 है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उन दोनों का सम होगा। ये है सिंपल डाल्टन्स लॉ। अब हमें पता है, हमने देखा अभी कि P टोटल जो होगा वो P1 x1 नॉट P2 और P2 नॉट x2 के बराबर होगा। ये प्योर ही होता है, वो P टोटल नहीं होता, प्योर ही होता है, प्योर सॉल्वेंट के जरा जो अप्लाई कर रहा है। आगे हमें पता है कि हम x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x2, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद अब ये हो जाएगा P01 P02 माइनस P1 x2, तो ये हो गया हमारा P टोटल। तो इस तरह से हम P टोटल निकाल सकते हैं अगर हमें सिर्फ x2 पता हो। तो यहाँ एक ग्राफ है, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये P01 क्या है हमारा इनिशियल प्रेशर है जो प्योर में अप्लाई होता है। क्या होता है? अच्छा हाँ, एक और फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला जो पहले मैंने कहा जो कि रॉल्स फॉर्मूला है, वो क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे पहले आपको। रॉल्स फॉर्मूला है P1 इक्वल टू P01 x1, जहां P01 क्या है, प्योर 1 का
मान लो हम 1 को प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, उस केस में प्योर 1 का प्रेशर है, ये हमारा रोल्स लॉ है जो हमने पिछले में देखा था। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ, अगर ये था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर हम गैस गैस की बात करें तो P1 होगा P टोटल Y1 के बराबर, जहाँ पे Y1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का। तो ये दोनों फॉर्मूला है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो उसी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म में ये होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर होता है। और ये P1 इक्वल टू P टोटल Y होता है, गैस गैस के लिए होता है, उसमें जो P टोटल होता है वो टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले और ये सब किससे डिराइव हो रहे हैं, ये सब डिराइव हो रहे हैं हेनरीज लॉ के। ये हेनरीज लॉ के डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। तो क्लियर हो गया आपको। तो मान लीजिए ये जो प्रेशर था वो P1 के कारण था, P01 इतना, P01 था। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, P01 को घटाते जाएंगे और 2 को बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे, P01 को बढ़ाते जाएंगे और 2 को घटाते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्रेशर मान लो बढ़ते आ रहा है। ठीक है, बढ़ के इतना आ गया। और ये जो प्रेशर है अलग अलग पॉइंट पे, ये जो आ रहा है अलग अलग प्रेशर आ रहा है, ये जो अलग अलग प्रेशर का जो वैल्यू आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, ये अलग अलग मोल फ्रैक्शन पे है, x1 और x2 के अलग अलग मोल फ्रैक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है। और ये हमारा प्योर P1 है। क्या है, P1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, पर जैसे जैसे हम सॉल्यूट डालते जाते हैं उसके कारण क्या होता है, ये प्रेशर धीरे धीरे घटते जाता है। ठीक है, ये क्यों घटता है, क्योंकि जो सॉल्यूट है, मान लो वन नॉन वोलेटाइल लेते हैं हम इस केस में, और वो क्या करता है, कुछ कुछ प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इसके कारण इसका जो चेंज हो रहा था लिक्विड से गैस में वो कम हो जाता है, क्योंकि इसने यहाँ ब्लॉक कर दिया। इसके कारण नंबर ऑफ मोल जो गैसेस फॉर्म में है इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के वो घट जाते हैं, और ये पार्शियल जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था वो भी घट जाता है। तो मैं आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते आ रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ते आ रहा है। आगे हमारा है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आइडियल सॉल्यूशन में नेग्लिजिबल होता है और इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। मिक्सिंग बिहेवियर ये रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो मतलब मान लीजिए हम दो लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो कुछ हीट रिलीज हो रहा होगा। अगर हीट रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये इसी का रिजल्ट है, कब कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है इसलिए इसमें इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगी। और क्योंकि इसमें इंटरेक्शन होता है तो कुछ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जरूर से जरूर होगा। आगे एनाट्रोपी ऑफ मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा एनाट्रोपी इंक्रीज करेगी, जबकि इसमें नेगेटिव होगी। आगे वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, मतलब मान लिया V1 इसका है V2 इसका है, तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। इसमें नॉन जीरो होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी ये मतलब जो फॉलो करेगी आइडियल बिहेवियर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप देखोगे कुछ फॉर्मूलाज देखोगे आप, वो उसमें डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है आइडियल सॉल्यूशन में, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेविएट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ये हेनरी लॉ को फॉलो करती है, ये हेनरी लॉ से डेविएट करती है। अब आगे क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के डेविएशन होता है, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब होता है, जब एवी का इंटरेक्शन वीक होता है ए से, तब क्या होता है नेगेटिव डेविएशन। और जब एबी का इंटरेक्शन ज्यादा होता है ए से, तब होता है पॉजिटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो इसमें आता है नाइट्रिक एसिड और वाटर का एग्जाम्पल, और इसमें आता है इथेनॉल और वाटर का। तो जब बॉन्डिंग अच्छी होगी, मतलब आप कह सकते हो कि अगर पोलर डिसॉल्व कर रहे हैं हम जनरली, तो देखा था कि जब हम पोलर या नॉन पोलर डिसॉल्व करते हैं
तो नेगेटिव डेविएशन मिलता है, जबकि जब हम एक पोलर और एक नॉन पोलर रखते हैं तो हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, क्योंकि जो टोटल प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ये उसके से डेविएशन है, ठीक है। जबकि नेगेटिव डेविएशन में वो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ये हमारा आइडियल केस है, ये हमारा नॉन आइडियल केस है। तो आप देख सकते हो कि डेविएशन हो रही है। अगर आप इस ग्राफ को समझना चाहें, ये जो ग्राफ है जो कुछ इस तरीके की दिख रही है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसी है। मान लो ये है P01 और ये है P02। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखना हमेशा। यहाँ पे x का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, 1 है। 1 का जो मोल फ्रैक्शन वो 1 है, और जो y2 का मोल फ्रैक्शन है वो 0 है। यहाँ पे x1 का मोल फ्रैक्शन 0 है और x2 का मोल फ्रैक्शन 1 है। हम यहां से यहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, ये प्रेशर क्या हो रहा है, मान लो इंक्रीज हो रहा है। अब ये हो गया हमारा P टोटल। अब एक और लाइन रहती है, पहले इसको समझते हैं इतनी दूर को। मान लो इनिशियली हमारे पास एक प्योर सॉल्यूशन था, किसका, 1 कंपोनेंट का, कंपोनेंट नंबर 1 का। तो मैं जब भी प्योर सॉल्यूशन को डिनोट करता हूं तो उसे P01 ला के डिनोट करता हूं। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया P1 तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये सॉल्यूशन के केस में है। अगर P01 लिख दिया इसका मतलब ये प्योर 1 के लिए है। तो क्योंकि x2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आप देख रहे हो इतनी दूर जो आप वेपर प्रेशर देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, 1 के कारण और प्योर 1 के कारण, इसलिए P01। आगे उसी तरीके से हम क्या कर, और इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे 1 को हटाते जा रहे हैं और 2 को मिलाते जा रहे हैं। समझ गया, मतलब 1 का जो कंसंट्रेशन है वो घटाते जा रहे हैं और 2 का बढ़ाते जा रहे हैं। और मान लो कि जो 2 के कारण जो प्रेशर हो रहा है वो ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। ये एक क्या एजम्पशन मान लो कि जो 2 के कारण, प्योर 2 के कारण जो अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है P1 से। तो ये प्रेशर किसके कारण हो गया, 2 के कारण हो गया। अब आगे ये तो हो गई एक चीज कि जैसे जैसे हम प्रेशर x2 को डालते आ रहे हैं और x1 को हटाते हैं, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर आप एक और चीज देखते हो यहाँ पे, ये चीज और एक ये चीज, सॉरी दूसरी जो चीज देखते हो वो ये देखते हो इस तरीके से। ये होता है हमारा P, क्योंकि इसका प्रेशर घट रहा है तो ये P1 है। और ये क्या होता है, ये होता है P2, ये होता है P2, ठीक है। ये होता है P1 और ये होता है P2। अब क्योंकि हम धीरे धीरे कंपोनेंट 1 को बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी घटाते आ रहे हैं, इसीलिए इसके कारण जो पार्शियल प्रेशर, ये तो पार्शियल प्रेशर हो गया, ये तो प्योर का हो गया। अब ये जो लाइन हो गई ये हो गई पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 इन सॉल्यूशन। क्योंकि हम इसका मोल फ्रैक्शन को घटा रहे हैं और हमें रोल्स लॉ से पता है कि मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसके कारण जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। उसी तरह क्योंकि हम 2 को बढ़ा रहे हैं इसीलिए इसके कारण जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में वो क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहा है ना। तो ये हो गई चीजें इस ग्राफ के बारे में। अब आप कहोगे कि ये ग्राफ यहाँ पे क्यों आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा, ये एक ऐड करने के बाद इतना दूर का ये हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक क्या हमारे पास है, यहां से यहां हमारे पास क्या है, P2 है। और उसी लाइन पे सेम ग्राफ पे इस लाइन से इस लाइन में, मान लो इसी पॉइंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लो हमारा P1 है। तो ये जो टोटल आएगा इस पॉइंट पे यहां से यहां तक का, ये क्या हो जाएगा हमारा
P1 प्लस P2, मतलब इसको इस पॉइंट पे P1 भी है, इस पॉइंट पे P2 भी है, और ये 2 बार कवर हुई है, तो वही चीज यहाँ पे उठी हुई दिखती है। इस कारण से हमें टोटल प्रेशर मिलता है P1 प्लस P2, है ना। तो ये सीधा सीधी रॉल्स लॉ का हमारा ग्राफ बनता है ऐसा। आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो अभी चीजें देखी आपने पहले, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, और वो P1 इक्वल टू Y1 P टोटल, जो कि गैस और गैस के लिए था, यहाँ पे Y1 मोल फ्रैक्शन था, और P1 पार्शियल प्रेशर था, और P टोटल टोटल प्रेशर था, है ना। फिर हमने देखा रॉल्स लॉ, P1 इक्वल टू P01 X1, जहाँ P1 पार्शियल प्रेशर था, P01 उसी वन कॉम्पोनेंट का प्योर फॉर्म में प्रेशर था, और X1 क्या था हमारा, मोल फ्रैक्शन था उसका। ये था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। और ये जो P1 इक्वल टू KH X1 है, ये एक जनरल इक्वेशन है किसी भी तरीके का सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके का सॉल्यूशन के लिए। और ये हेनरी के द्वारा दिया गया था, और इसमें KH जो है वही वैरी होता है, KH P टोटल बन जाता है गैस गैस के केस में, और KH प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट, प्योर कॉम्पोनेंट बन जाता है लिक्विड लिक्विड के केस में, है ना। ये जो KH है, और इसकी वैल्यू वेरी करती है अलग अलग केसेस में इसी तरीके से, और जनरली डिपेंडेंट होती है गैस पे। अगर हम जनरली बात करें तो ये गैस पे डिपेंडेंट होती है, और स्पेसिफाई हो जाती है जब हम अलग अलग केसेस लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अलग अलग तरीके का लॉ, और इनकी मदद भी हम लेंगे आगे चल के। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोल फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन के लिए होती है, तो उसमें इनका एप्लीकेशन होता है ना। आगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सिंपल अगर आप देखो तो आपने अभी जितने भी फॉर्मूले देखे, तो आपने देखा उन फॉर्मूलाज में जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे चीजें बदल रही थी। उसी तरीके उसी तो हम ये कह सकते हैं कि सीधा सीधी किसी भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है, पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा उस पे भी नहीं करता, उस पे ही करता है, मतलब सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो उनने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये ऑल दिस प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। डिपेंड नहीं करता कि हम किस में किसको डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स हम घटाएंगे घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बढ़ाने या घटाने से ही बदलेगी। तो ये है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें कौन कौन है? पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। आगे पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है भाई? अब देखो, हमें पता है कि अगर हम कोई वॉलेटाइल सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, और उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल चीज मिलाएंगे, तो हमने अभी तुरंत देखा था क्योंकि वो जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसके कारण वो प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। और इसी लोअरिंग को बताने के लिए हमने एक नाम दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके रिलेटिव भाई? P01 के रिलेटिव। मतलब हमारे पास वन कंपोनेंट था, उसके कारण कुछ प्रेशर अप्लाई हुआ था P01, और ये वन मान लो वॉलेटाइल था। इतना क्लियर हो गया? ये P01 था और ये प्रेशर अप्लाई होता है, ये इनिशियल प्रेशर था। अब मान लो उसमें हमने कुछ चीजें ऐड की, मान लो कंपोनेंट 2 ऐड किया, और इसके कारण क्या हुआ? प्रेशर हमारा घट गया 2 कंपोनेंट के डालने से। अब जो प्रेशर घटा है इनिशियल के रिस्पेक्टिव में, जो कि हो जाएगा P01 माइनस P1, है ना। ये जो प्रेशर घटा है P01 माइनस P1, ये P1 पार्शियल प्रेशर नहीं है, इसे याद रखो, ये पार्शियल प्रेशर नहीं है। ये जो रिलेटिव लोअरिंग हुई है, इसे ही हम कहते हैं, ये जो लोअरिंग हुई है, इसी को अगर हम P01 से डिवाइड कर देंगे तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग। अब आगे देखो क्या है, ये जो होता है ये सीधा सीधी बराबर होता है N2/N1 के, है ना। तो ये क्या होता है? सीधा सीधी बराबर होता है N2/N1 के। आगे N2 क्या होता है? हमें पता है कि N2 को हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन का सीधा सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके,
तो ये हमारा हो जाएगा N2/N1 + N2। अगर आप देखो तो ये सीधी एक रॉल्स लॉ का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी आपने तुरंत देखा रॉल्स लॉ में कि हमने इस चीज को डिराइव किया था, यहाँ पे किया था ना, पी टोटल को डिराइव किया था। अगर आप इसी को रीअरेंज करोगे तो आपको आपका वो इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, आपको आपका ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना हमेशा। ये फॉर्मूला अगर आपका एग्जाम में सीधे आता है, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पे। ये तो हो गया फॉर्मूला हमारा कि जो चेंज हो रहा है प्रेशर में डिवाइड बाय उस सॉल्वेंट का जो प्योर प्रेशर था वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन x2 के। ये एक चीज हो गई। अगर मान लो कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 है वो बहुत ज्यादा है N2 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, N1 + N2 को अप्रोक्सीमेटली N1 मान लेंगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली N1 मान लेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखो, ये चीज यूज होती है कहीं कहीं। नेक्स्ट है क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मान लो ये हमारा सॉल्यूशन था, अब इसमें हमने कुछ ऐड किया, सॉरी ये हमारा सॉल्वेंट था और हमने इसमें कुछ ऐड किया। इसके कारण क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बढ़ता है ये पहले समझिए। आप ये जो सारे जो चीजें हो रही है ये हम वॉलेटाइल सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल ऐड कर रहे हैं। ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं इसमें हम वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल ऐड कर रहे हैं और लिक्विड लिक्विड एडिशन हो रहा है। तो अब पहले इस चीज को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कब हम कहेंगे कि हाँ इस टेम्परेचर को हम कहेंगे ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। देखिए बॉइलिंग कब शुरू होती है, मान लो आपके पास 1 atm प्रेशर है, उस प्रेशर पे क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है वो वाटर जो है H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब इसके कारण कुछ वेपर प्रेशर बन रहा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस को हिट करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा होगा, पर वो मॉलिक्यूल उसमें से निकल करके बस उस लिक्विड सरफेस को के बैरियर को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण, क्योंकि उनके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि उसको ओवरकम कर सके। इस एटीएम प्रेशर पे, किस पे, एक एटीएम प्रेशर पे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर भी कुछ अप्लाई हो रहा होगा, उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, 1 atm प्रेशर के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे। ये हो गई पहला चीज। अब हम क्या करेंगे, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता है और जो सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से वो क्या होता है, बढ़ेगा। जैसे ही ये प्रेशर 1 atm को क्रॉस करेगा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, गैसियस में। वो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और गैसियस फॉर्म में फ्री हो जाएंगे। ये होता है हमारा बॉइलिंग का लॉजिक। आप कह सकते हो कि वो प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है लिक्विड के द्वारा वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मानते हैं जो स्टैंडर्ड है वो 1 atm के बराबर है, तब हम कहते हैं कि हाँ बॉइलिंग होने लगी। अब क्या होगा कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे उसके कारण से अब जो भी प्रेशर अप्लाई हम कर रहा था पहले वो और कम हो जाएगा, उसी कारण से, सेम कारण से, क्योंकि वोलेटाइल घट गया है, अब इतना स्ट्रक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वोलेटाइल सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होल्ड करते हैं नॉन वोलेटाइल से, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग का उससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो बॉयल हो सके। तो इसी कारण एक शिफ्ट आता, अपवर्ड शिफ्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट में, है ना। तो वही चीज आप यहां देख सकते हो। देखो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का था 1 atm प्रेशर पे, ये इसका प्रेशर है 1 atm प्रेशर, सॉरी ये इसका प्रेशर है, ये क्या है, इस सॉल्वेंट का प्रेशर है। और ये बॉइलिंग हम तभी होता है जब 1 atm हो जाएगा, इसलिए हमने इसको मान लिया कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे इस सॉल्वेंट का प्रेशर कितना हो गया, 1 atm हो गया। बढ़ते 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 इस टेम्परेचर बढ़ाते गए 1 atm हो गया। अब मान लो सॉल्यूशन हमने बना लिया सॉल्यूट ऐड करके, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया।
अब अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, पर आप देखोगे कि हमें इतना जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, और ये लाइंस पैरेलल चल रही है इसलिए ज़्यादा बढ़ाना पड़ा ताकि हम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच सके। तो ये जो चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, जो डेल्टा टी नॉट भी था हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों को माइनस करने पर एक डेल्टा टीवी का चेंज आया। इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है केबी एम के बराबर, जहाँ पे केबी एक कांस्टेंट है, इसे हम इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और ये एम हमारा मोलैलिटी है। क्या है? मोलैलिटी। ये चीज नोट रखिए, मोलैलिटी है ना कि मोलैरिटी, है ना। ये क्या है? हमारा मोलैलिटी है। तो अगर हम एम को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, वेट ऑफ 2, अगर ये ग्राम में दिया हुआ, अगर वेट ग्राम में दिया तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी का जो ये है क्या वो फॉर्मूला है, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लो सॉल्वेंट का मास था तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना होगा ताकि इसे केजी में चेंज कर सके। और ये W2/M2 क्या है? हमारा M2 हमारा मोलर मास है, और वेट बाई मोलर मास क्या आ जाता है? हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देगा। तो यहाँ पे 2 है वो हमारा सॉल्यूट और 1 जो हमारा सॉल्वेंट है ना। तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वही सेम चीज है। क्या है? सेम चीज है, सेम कथा है, वही कथा है। अब क्या है इसमें कि हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिनके कारण उनको सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रक्चर फिक्स होता है। वैसा करना होगा तभी तो वो सॉलिड होगा। तो हम क्या करेंगे? डिप्रेसेंट ऐड कर देंगे, जिसे हम इस केस में सॉल्यूट कह रहे हैं। ये सॉल्यूट ऐड करते ही इसमें जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा, है ना। अब ये आसानी से क्या होंगे? मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये जिस टेम्परेचर पर पहले फ्रीज हो जा रहे थे उससे और कम टेम्परेचर पर फ्रीज होंगे, है ना। क्या होंगे? और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होंगे। तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये याद रखना कि डेल्टा टी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम T0F माइनस TF करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब डेल्टा टी भी कैलकुलेट करते हैं तो TB माइनस T0 भी करते हैं, क्योंकि इसमें एलिवेशन होता है और इसमें डिप्रेशन होता है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। ये भी KFM के बराबर होता है। यहाँ पे KF को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये नाम भी याद रखना, ये नाम कभी कभी यूज हो जाते हैं एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बॉइलिंग के लिए इब्लोस्कोपिक कुछ मिलता जुलता है बॉइलिंग से है, इब्लोस्कोपिक, और आपका फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला वही होता है KF × 1000/W2/M2/V1। आगे ये दोनों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये KF के भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना उस फॉर्मूले के। यहाँ M1 है उसका मोलर मास, T2F डेल्टा H फ्यूजन, है ना। मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन इनटू 1000। ये फॉर्मूला याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये नेचर स्पेसिफिक होता है, डिपेंड करता है किस पे किसके लिए हम कर रहे हैं, है ना। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है पूछ दिया जाए, आपको वैल्यूज दे दी जाए KF की, फिर उस KF से आगे आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने को कहा जाए। आगे जो है हमारा वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा, अगर आप सिंपली समझना चाहे तो ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है, कहाँ से कहाँ तक? लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आप ही बताओ कि ऑस्मोसिस को आप कैसे समझोगे? अगर आप समझना चाहो आप सीधा समझ लो कि मान लो एक तरफ कम प्रेशर है और एक तरफ ज्यादा प्रेशर है, और इन दोनों को मान लो अब एक पाइप से कैलकुलेट ये जोड़ दिया। अब क्या होगा
कि गैस जो है, जो गैस मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करेगी। कहाँ मूव करेगी? ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। क्यों मूव करेगी भाई? प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ के कारण मूव करेगी। आपको पता है कि हम कोई चीज़ को धक्का दे रहे ऐसे करके पीछे से, मान लो हम दो साइड से धक्का दे रहे हैं, एक साइड से ज़्यादा धक्का दे रहे हैं और एक साइड से कम धक्का दे रहे हैं। तो जिस साइड से कम धक्का दे रहे हैं, प्रेशर क्या है? एक तरह का क्या है? फोर्स ही तो है। तो जितना प्रेशर कम है, उधर प्रेशर कम है, तो उस साइड मॉलिक्यूल नहीं जाके उसके उसी साइड मॉलिक्यूल क्या होगा? मूव कर जाए, क्योंकि एक साइड से हमने ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़्यादा धक्का दे रखा है। उसी तरीके से होता है हमारा ऑस्मोसिस, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है हमेशा। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम यूज भी करते हैं। प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब इसी मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। क्या हो जाएगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप इस चीज को समझ गए कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये याद रखना कि हमेशा जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की मूवमेंट होता है। आगे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हम अप्लाई करेंगे इस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करने को रोकने के लिए, उसे हम कहेंगे पाई, डिनोट करेंगे पाई से। उसका फॉर्मूला था CRT। सी हमारा कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। और ये C हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी। आप उसको आगे मॉडिफाई करके मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जनरल जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? वो होता है सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन, क्या है? हाई कंसंट्रेशन, सॉरी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के कारण। ये सिंपल हम जान रहे हैं। फ्रेश वाटर क्या करेगा? वो क्या करेगा? इधर से इधर मूव करना चाहेगा, है ना। ये होता है ऑस्मोसिस। पर हम क्या करेंगे कि प्रेशर अप्लाई करेंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, पाई से ज्यादा होगा। अब इस कारण क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। सॉल्ट वाटर जो है वो फ्रेश वाटर की ओर मूव करता है, और क्योंकि हमने एक सेमी पेरिएबल मेंबर डाल रखा है, इसीलिए ये सॉल्ट वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल से हम रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके यूज से हम क्या करते हैं? हम फ्रेश वाटर ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट वाटर को प्यूरिफाई करके। टू सॉल्यूशन हम और कुछ पॉइंट है यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई दो सॉल्यूशन जिनका सेम प्रेशर हो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। मतलब कोई दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। तो ऐसे दो सॉल्यूशन को अगर आप इन दोनों कंटेनर में रखोगे तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। और अगर हमने 0 से प्रेशर अप्लाई किया जिस साइड भी, उसके अपोजिट साइड में मूव कर जाएगा। ठीक है। आगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक कब होता है? जब प्रेशर ज्यादा हो कैलकुलेटेड से, और हाइपोटोनिक जब प्रेशर कम हो कैलकुलेटेड से। रिवर्स ऑस्मोसिस, जब पी सॉल्यूशन पाई से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब अगली चीज, एबनॉर्मल मास। हमने हर एक में देखा कि हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब में हमारा W2/m2 पे मोलर मास आ ही रहा था, और इसकी वजह से हम मोलर मास कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसका मेन एप्लीकेशन यही है। पर क्या होता है, कभी कभी जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे जो मोलर मास है वो कम या ज़्यादा निकलता है एक्चुअल में। इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मास, और ये जनरली इंटरेक्शन के कारण होता है सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे हो सकता है डाइमराइजेशन हो जाए, या एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए। हमने मान लो CH3CO- में H+ मिला दिया, और हमने कहा कि ठीक है कोई टाइप का इंटरेक्शन हो नहीं रहा, इसके कारण ये चीज़ें चेंज हुई। पर क्या हमें पता है कि किसी अमाउंट में इन दोनों का एसोसिएशन होता है, और ये एग्जिस्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और हमने पता है कि हमने क्योंकि दो मॉलिक्यूल को मिला के एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधे डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन पे और फिर नंबर ऑफ मोल्स पे। तो जब भी कोई डाइमराइजेशन या फिर डिकम्पोजिशन हो, तब ये चीज़ें चेंज करती है और हमें एबनॉर्मल मास कैलकुलेट करके आता है। तो ऐसे केसेस में हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है I, जिसे हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर,
जिसके 3 फॉर्मूलाज आप देख सकते हो, तीनों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मास बाई एब्नॉर्मल मास, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड बाई ऑब्जर्व बाई कैलकुलेट, जो हमने और देखा मतलब जो एक्सपेरिमेंटल निकला और जो हमने कैलकुलेट किया उसके बीच का रेशियो। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मान लो पार्टिकल एसोसिएट है तो जो बिफोर डिसोसिएशन डिवाइड बाय आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अगला जो हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। क्या है? रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। ये अल्फा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सॉरी एसोसिएशन कांस्टेंट है। कभी कभी मान लिया कि 100% डाइमराइज या फिर 100% डिकम्पोज नहीं हो रहा, तो उस केस में हम अल्फा मान लो परसेंटेज मान लेते कि सॉरी फ्रैक्शन मान लेते कि इतना फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। मतलब ये फ्रैक्शन का डिवाइड बाय 100 है। मान लो 30% डिसोसिएट हो रहा है तो 30/100 हम मान लेंगे अल्फा, या फिर 30% एसोसिएट हो रहा है तो 30/100 मान लेंगे अल्फा, सॉरी क्योंकि एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला। तो जो तो आई से कैलकुलेट होगा 1 + n-1 अल्फा, जहाँ n है कि वो डाइमराइज कर रहा है, ट्राइमराइज कर रहा है, टेट्रामराइज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 + 1/n - अल्फा -1 बीटा। एक ही चेंज है, 1/n और n का चेंज है। तो ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है ऑफ यूरिया का। किसका? यूरिया का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.05, और जो वाटर का जो मास है वो 900 ग्राम्स है। इसकी डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या करना है हमें? कैलकुलेट मोलैरिटी कैलकुलेट करना। ये सिंपल किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं, ये एक मोलैरिटी का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। ये सीधा आप देख लो, आपको पास मास दिया है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है और सॉल्यूशन में इतना ग्राम वाटर है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ खुद से, आप एक तरफ खुद से सॉल्व करो। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है मोल फ्रैक्शन यूरिया का 0.05, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ यूरिया बाई मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 900/18 है ना। यहाँ पे ये 900/18 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया। आगे ये 0.05 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस 2.5। हमने नीचे वाला कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमें मोल्स ऑफ यूरिया नहीं पता था पर हमें मोल फ्रैक्शन पता था, है ना। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे हमने मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ से निकाल लिया। एक बार हमें मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया, हमें मास पता है तो हमने क्या किया? मास ऑफ यूरिया निकाल लिया मोल से। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया क्योंकि हमें डेंसिटी दी हुई थी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गई, मोलैरिटी पता, नंबर ऑफ मोल्स पता है, डिवाइड कर दिया और आंसर कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो हमारा निकल के आया 2.98। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। आगे हमारे पास 25 ml ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड है जो हम टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 सॉल्यूशन ऑफ HCl से। हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। हमें पता चला कि जो 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ HCl से टाइट्रेट हो गई। 0.1 m जो कि 35 ml थी। तो हमें पता है बैरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तो उसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है NF। तो हम इसे 25 × 2 लेंगे इसका इक्विवेलेंस, और इसका इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा? इसका कितना है? n फैक्टर 1 है और इक्विवेलेंस हो जाएगा 0.5 × 35। तो 2 × 2 25 × x इज इक्वल टू 0.1 × 35। यहाँ से हम x निकाल लेंगे। x हमारा क्या हो जाएगा? बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह होगा, है ना। ये 35 होगा k, इससे मोलैरिटी हो जाएगा 0.07। आगे देखते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड L
द वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन इज शोन इन फिगर। हियर एक्सेल रिप्रेजेंट ये और एक्सेल रिप्रेजेंट ये। आप ये क्वेश्चन का ग्राफ यहां पर है, सॉरी आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ग्राफ मैंने दिखा दिया, वहां पीछे क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिक्सचर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कौन इनमें से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? जिसमें इंटरेक्शन कम होगा नॉर्मल से, मतलब जिसमें नॉन पोलर और पोलर डिजॉल्व, फिर पोलर या फिर नॉन पोलर डिजॉल्व, मतलब कि अनलाइक और अनलाइक को डिजॉल्व किया जा रहा होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, फेनॉल प्लस एनिलीन। तो आप देख सकते हो डाइसल्फाइड है, ये क्या है? नॉन पोलर है ना? ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये पोलर और नॉन पोलर है। तो इस कारण से पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा। ए और बी दोनों आंसर है, मिथेनॉल और हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड CCl4। तो ये हमारा शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन, CH2 और एसीटोन। आगे बेंजीन एंड नेप्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर दिस द ट्रू स्टेटमेंट इज, हमें पता है डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस जीरो होता है। इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकता है। डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा, ये पॉसिबल नहीं है ना? ये पॉसिबल नहीं है। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, सर यही होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होगा, ये सही है। डेल्टा जी भी सिस्टम में जीरो भी पॉजिटिव होगा, तभी तो हो रहा है ये रिएक्शन। डेल्टा जी जीरो होता है आई थिंक। बी, सी और डी सही है, हाँ, क्योंकि डेल्टा जी जो क्या होता है वो जीरो नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नहीं होता। तभी तो रिएक्शन, तभी तो ये प्रोसेस हो, क्योंकि डेल्टा जी जब गिव्स एनर्जी नेगेटिव होता है तभी कोई रिएक्शन होती है या फिर चेंज होता है। आगे मैं क्वेश्चन सिर्फ दिखाऊंगा, आप देखते जाओ और खुद से सॉल्व कर लेना। इसका मैंने सॉल्यूशन रख रखा है। तो इसी से आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है।